नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप चर्चा के इस चौथे एपिसोड के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऐसे विषय के ऊपर जो पिछले 2-3 सालों में इसकी जो ज़रूरत है, जो अहमियत है, वो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही समझी है। जो कोरोना का हमारा टाइम गया है और आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज हेल्थ केयर और सेहत के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कैसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारा जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए, उन्होंने हेल्थ केयर के डोमेन में क्या काम किया है, क्या चैलेंजेस उसके अंदर आए हैं और किस तरह से ये सारा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम चेंज हुआ है ये पिछले 2-3 साल के कोविड के पीरियड में, और उसके बाद से क्या नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई हैं हमारे स्टार्टअप्स के लिए। इस पूरे जो हमने ये पैंडेमिक का एरिया एक देखा है इसके बाद से, और किस तरह से स्टार्टअप्स को नया अपनी तैयारी आगे के लिए करनी है। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस टाइम पर हमारी शुरू हुई। बहुत लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन वो कुछ टेम्परेरी अपॉर्चुनिटीज़ थी, हम लोगों ने देखा। और जैसे ही ये कोविड के समय से दौर से हम बाहर निकले, तो कुछ लोगों को लगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो नए स्टार्टअप शुरू हुए थे, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट आज मौजूद हैं। डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव जी हैं जो फाउंडर सीईओ है हेल्थ हील हेल्थ कंपनी के, और शैलेंद्र सिन्हा जी हैं जो फाउंडर एंड सीईओ हैं डॉक्टर एट होम के। तो दोनों ही लोग अपने डोमेन में एक्सपर्ट्स हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। और सर, हमारे सुनो शारदा एफएम के सभी जो श्रोता हैं, उन सभी के लिए आज हम आप लोगों से कुछ नई जानकारी हम लेना चाहेंगे और किस तरह से हमारे स्टार्टअप्स इस डायरेक्शन में काम करें। तो सुदीप जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप बताइए कि अपने बारे में, आप किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं और किस तरह से आप हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो शारदा के सारे लिसनर्स को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव है। मैं पब्लिक हेल्थ डोमेन में काम कर रहा हूँ लास्ट 25 ईयर्स से। और मैंने सबसे पहले जो हेल्थ केयर पीआर एंड कम्युनिकेशंस का डोमेन था, स्पेशलिस्ट डोमेन, उसमें सबसे पहले कंपनी बनाई थी इंडिया में, वाया मीडिया हेल्थ के नाम से। और करीब 15 साल उस कंपनी को चलाया और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना हेल्थ केयर अवेयरनेस के फील्ड में पूरे देश में। और उसको हमने एग्जिट किया। दैट वाज माय, सो दिस इज़ माय सेकंड, ये मेरा सेकंड इनिंग्स है हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप में। तो पहली कंपनी में एग्जिट कर चुका हूँ टू लार्ज अमेरिकन नैस्डैक लिस्टेड कॉन्ग्लोमरेट। और उसके बाद मैंने अपना सेकेंड इनिंग शुरू किया हेल्थ केयर के ही फील्ड में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का ये सोच रहा है शुरू से कि हेल्थ केयर, जब मैं 25 साल पहले जब मैंने शुरू किया, जब मैं चीफ पीआरओ था, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, उसको लॉन्च किया। तो तब जो है हेल्थ केयर एक बड़ा ही नेसेंट स्टेज में था। बड़े बड़े डॉक्टर्स इंडिया आ रहे थे, उस समय ज्वाइन किया था। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल डेवलप हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं थे, कम हॉस्पिटल थे, भीड़ थी ज़्यादा। हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज के लिए उस टाइम में मुझे याद है बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए लोगों को बाहर भी जाना पड़ता था, देश से बाहर जाना पड़ता था। तब अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर रेड्डी ने ये कॉन्सेप्ट लाया कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉर्पोरेटाइजेशन करें और हॉस्पिटल्स के चेन आएंगे। तो उस दौर में मैंने सीखा हेल्थ केयर के बारे में। उस टाइम में ये सीखा कि सब लोग फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर डिलीवरी पे, ट्रीटमेंट पे। मरीज आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके ट्रीटमेंट पे के सॉल्यूशंस की लोग बात कर रहे हैं। बट जो चीज़ उससे इम्पोर्टेंट रखती है वो है लोगों के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में जागरूकता, कि लोग कैसे उसके मरीजों के बारे में जागरूक, मर्ज के बारे में जागरूक हों, बीमारियों के बारे में जागरूक हों। नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, डिवाइसेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उनके बारे में जागरूक हो। सबसे इम्पोर्टेंट है लोग अपने खुद के प्रिवेंशन के बारे में जागरूक हो कि कैसे बीमार नहीं पड़ा जाए। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ हमने सीखी है। हाँ, कि क्योंकि और यही चीज़ निकल के आई, जैसे आपने बोला कोविड के टाइम में यही चीज़ निकल के आई कि पीपल वर कॉट अनअवेयर, दे वर टोटली कॉट इन अ सिचुएशन कि जहाँ पे लोगों को, आपने देखा कि कोविड में सबसे ज़्यादा डेथ, सबसे ज़्यादा परेशानियाँ किसको हुई? कोमॉर्बिड लोगों में, कि जिनको ऑलरेडी बीमारियाँ थी, डायबिटीज़ थी, हार्ट डिजीज़ थी, या कोई और भी हाइपरटेंशन था, लिवर की डिजीज़ेस थी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी, आस्थमा थी, सीओपीडी था। इन लोगों में देखा गया कि
दे वर कॉट अनअवेयर, इनको बीमारियां जब कोविड हुआ तो इनको बचाना ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये बिल्कुल। डाटा शो करता है। तो इसका मतलब हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, कोविड ने भी हमें सिखाया। और प्रिवेंटिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंटिव हेल्थ में हम एक टर्मिनोलॉजी, एक प्रोग्राम लेके आए जो मैंने लास्ट के 20 साल में सीखा है, इंफॉर्मेशन थेरेपी। कि जितना हम ज्ञान को बढ़ावा देंगे कि हार्ट के डिजीज से कैसे बचा जाए, हाइपरटेंशन को कैसे संभाला जाए, डायबिटीज़ का मैनेजमेंट कैसे बढ़िया किया जाए, जितना हम इसको जानकारी बढ़ाएंगे। और सब सारे सेगमेंट में हेल्थ केयर के कौन स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहला स्टेक होल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है डॉक्टर, जिसको हम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बोलते हैं। और वो दो तरह की मेडिसिन होती है, मॉडर्न मेडिसिन होती है, और एक हम अपने देश में जिसका हम बहुत ज़्यादा प्रमोशन अभी कर रहे हैं और जिसका रोल भी बढ़ता जा रहा है, वो आयुष मेडिसिन होती है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी से लेकर के सारे अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो अब हम लोग मेन सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक डॉक्टर, एक जो प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, वो प्ले करता है। और उसके बाद जो उसके अराउंड एक इकोसिस्टम होता है, हॉस्पिटल का इकोसिस्टम होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयाँ देती हैं, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी डिवाइसेस देती हैं, हेल्थ टेक स्टार्टअप, हेल्थ केयर स्टार्टअप, जो मिस्टर सिन्हा का ही स्टार्टअप है, ये सब लोग जो है अपनी अपनी तरह से उस गैप को फिल करते हैं। और सबके सेंटर में मरीज होता है, पेशेंट होता है। तो वो पेशेंट का एम्पावरमेंट जब तक इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, तब तक जो है हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं करेगा, हेल्थ केयर डिलीवरी नहीं इंप्रूव करेगा। इसी मॉडल को लेकर के फिर हमने अपने सेकेंड इनिंग्स में ये कंपनी बनाई, हील हेल्थ। और एक और हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो 2005 में हमने बनाया, हील फाउंडेशन, जो हेल्थ मीडिया को एजुकेट करता है। पूरे देश में सरकार सबसे बड़ा संस्था है हेल्थ मीडिया ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का, उनको एजुकेट करता है कि वो हेल्थ स्टोरीज के बारे में ज़्यादा लिखें और एक्यूरेट लिखें। क्योंकि आप एरर नहीं कर सकते हेल्थ के बारे में जब आप चर्चा करते हैं। जैसे आज हम तो हेल्थ टेक के बारे में कर रहे हैं, बट अगर हम डिजीज़ के बारे में करें, बीमारियों के बारे में करें, ट्रीटमेंट के बारे में करें, उसमें एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके फैमिली हैं, जिनको हम केयर गिवर्स बोलते हैं, वो लोग बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसलिए आप देखें कि अभी आज के दिन में जैसे डॉक्टर गूगल आ गया है, कि डॉक्टर गूगल एक अल्टरनेट डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे मरीज किसी बीमारी के बारे में पता चलती है, तुरंत भाग के जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं। वो एक सही तरीका नहीं है। बहुत सारा फेक न्यूज़, जिसको हमने कोविड के टाइम में भी देखा, इन्फोडेमिक, ये सब चीज़ें बहुत सारी फेक आ गई, जिसकी वजह से गलत जानकारी भी आपको मिल सकता है। इसलिए जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, चाहे वो डॉक्टर हों या हमारे जैसे प्रोपेगेटर हों हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन के, ऐसे लोगों पे आप बिलीव करें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्स पे जाएं, ऑथेंटिक पोर्टल, वेबसाइट, टीवी शो, वेब, रेडियो, इस पे जाएं तो आपको सही जानकारी मिलेगी और आपका जो जर्नी है एज अ पेशेंट बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको जानकारी जो मिलेगी उससे आप हेल्दी रह सकते हैं ज़्यादा, और बीमारियों से बच सकते हैं और उनको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आपको बीमारियाँ देर से आएंगी अपनी लाइफ में, ना कि यंगर एज में आए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये बात बताई। और इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस 25 साल का रहा है, तो आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एक बहुत ही शुरुआती दौर से देखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम शायद इस सेगमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करते। हम लोग टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे एरिया में, खासकर पॉलिटिक्स के अंदर, हम लोग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की बहुत बातें करते हैं। बट हेल्थ केयर सेक्टर में भी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ही है। तो कोई भी अगर हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हम हमेशा स्टार्टअप्स को बोलते हैं कि आप अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को समझिए। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर पेशेंट को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। शैलेंद्र जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं और क्या नए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं। सो अमित जी, हम लोग ने, मेरा तो कैरियर हेल्थ टेक इंडस्ट्री या हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहा है, लेकिन ये जो लास्ट कोरोना के फेज़ थे, उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे जिसके कारण हमको लगा कि देयर इज़ सम नीड ऑफ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, जो कि आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। और उसके ऊपर हम लोगों ने काम करने की कोशिश की, और हम लोगों ने डॉक्टर एट होम के नाम से ये स्टार्टअप बनाया है। और इसका जो बेसिकली जो शुरुआत हुई वो हमारे घर से ही हुई, जिसमें मेरी 99 ईयर्स की दादी घर में रहती थी। और वो पीरियड था जहाँ पे उनकी प्रिकॉशनरी केयर के लिए हम उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, और उनकी फ़िज़िकल कंडीशन के कारण उनको ले जाना बहुत मुश्किल होता था। तो वी हैव ट्राइड कि कोई डॉक्टर हमारे पास आए, बट एक्चुअली वो समय ऐसा था कि कोई डॉक्टर आने के लिए तैयार ही नहीं था, और अगर आने की कोशिश भी करता था तो फिर वो स्पेशल डॉक्टर्स नहीं आते थे, जनरल टाइप के डॉक्टर आते थे। एंड दैट हैज़ गिवन ए प्रॉब्लम इन माई माइंड, जिसको सॉल्व करने की मैं हमेशा कोशिश करता था। लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर्स हैव स्टॉप्ड विजिटिंग टू होम, घर पे आना बंद कर दिया।
और कोरोना के बाद तो ये और भी ज़्यादा हो गया। कोरोना के बाद तो डॉक्टर एकदम ही सिंपली मना कर देते हैं कि एंड मेरी ग्रैंड मदर के साथ यही हुआ कि उन्होंने बोला कि आप किसी तरह से आप अपनी कार में लेके आइए, हम क्लिनिक के बाहर उनको कार में ही देख लेंगे, बट हम आपके घर नहीं आ सकते। So that has given me a reason to understand कि there is some gap and there is some need to be solved. Moreover जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, लास्ट फेज में मेरी मदर के टीथ में कोई स्वेलिंग आ गई थी एंड उसके कारण उनका जो राइट साइड था वो काफ़ी स्वेल कर गया था एंड शी वाज इन ट्रबल एंड देन हम लोग बाहर जा नहीं सकते थे एंड हम लोगों ने कुछ डेंटल के डॉक्टर को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो जो डॉक्टर को हम लोग जानते थे उन्होंने सिंपली ये बोला कि जब तक हम पेशेंट को देखेंगे नहीं तब तक हम इलाज नहीं करेंगे। तो उनके लिए पेशेंट को देखना, उनका डाटा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज सो दैट डायग्नोसिस राइट डायरेक्शन में हो। तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं था कैसे जा सकते थे बाहर, तो अल्टीमेटली हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर ने बोला कि आप अपने मोबाइल में एलईडी ऑन करके उनके मुंह में आप जितना डाल दीजिए, जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम है, उसके फोटोग्राफ्स या वीडियो मुझे शेयर कीजिए, एक बार मैं उसको देखूंगा तब मैं इलाज कर पाऊँगा। और एक्चुअली मैंने ऐसे ही किया, थोड़ा सा पेनफुल था मेरी मदर के लिए, बट एक्चुअली जब हमने वीडियो डॉक्टर से शेयर किया तो विद इन दैट 10 मिनट्स उन्होंने इसका प्रिस्क्रिप्शन दे दिया एंड दवाई मंगा करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और यही हमको समझ में आया एंड इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो डाटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, वो डॉक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार हम लोग जो फिजिकल रीजंस होते हैं और आजकल का जो इन्वायरमेंट है हमारी, वी आर लिविंग इन ए सेल्फ फैमिली इन अर्बन एरिया एंड घर में डिपेंडेंट होते हैं, केयर टेकर की कमी होती है और उस समय अगर किसी को भी डॉक्टर के पास जाना हो तो वो एक तरह का पेन होता है बिकॉज कई बार वो पेशेंट अपने फिजिकल रीज़न से डॉक्टर पे जाने में असमर्थ रहता है। कई बार उसको दिक्कत होती है कोई कन्वेंस के कारण या टाइम के कारण, उस समय कोई क्लिनिक या ओपीडी आसपास खुला नहीं है या राइट टाइप ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। एक डर भी होता है किसी को भी कि हॉस्पिटल में जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, मुझे वहाँ एडमिट ही कर लेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक डिवाइस और एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें एक सॉफ्टवेयर है, एक डिवाइस है। वो डिवाइस लेके हम पेशेंट के घर जाते हैं, पेशेंट के बॉडी पे सेंसर कनेक्ट करते हैं और उसको फिर हम लाइव कनेक्ट करते हैं डॉक्टर से। तो इस तरह की जो कैटेगरी है इसको हम लोग लाइव कंसल्टेशन बोलते हैं। लाइव कंसल्टेशन में बेसिकली जो डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट के बॉडी का डाटा मिले, मोर देन द सिम्टम्स। उसको अगर बॉडी का डाटा मिलता है तो फिर वो सही डायग्नोसिस हो सकती है। और ये चीज़ हम लोग अपने इनिशिएटिव के थ्रू डॉक्टर को इनेबल करते हैं। और जब हम ये इनेबल करते हैं तो इसमें एररलेस डायग्नोसिस होती है और पेशेंट के घर में ही बैठ करके वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकता है। मोर ओवर इट ओपन्स द बाउंड्री फॉर द पेशेंट एंड डॉक्टर बोथ। बिकॉज अभी क्या होता है कि हमको कोई डॉक्टर अगर चाहिए होता है तो हमको अपने आसपास के डॉक्टर से सेलेक्ट करना पड़ता है, हमारे पास वही एक लिमिट होती है। पर इस तरह के इनिशिएटिव से नाउ यू कैन कनेक्ट टू एनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड एंड मोर ओवर इट ऑल्सो ओपन्स द डॉक्टर फॉर द बाउंड्रीज फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो। बिकॉज एक डॉक्टर के पास जो पेशेंट आता है वो 3 से 4 किलोमीटर का आता है, but इस तरह के इनिशिएटिव से दैट डॉक्टर कैन गेट द पेशेंट, नो ही कैन ट्रीट द पेशेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब टेक्नोलॉजी को तो साथ में लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कनेक्शन होता है उसको भी आपने एज इट इज रखा है, उसको भी मेंटेन रखा है। यस यस, ये हमने बहुत देखा है, बहुत सारे सिस्टम ऐसे आए। करीब 10-11 साल से मैं भी टेलीमेडिसिन को देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने इस फील्ड में काम भी किया कुछ साल पहले। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ने बहुत ज़्यादा देखी कि कहीं ना कहीं सबको लगता था, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी लगता था कि डिवाइस आ गए, सेंसर आ गया तो अब सब कुछ यहीं पर हो, मेरे पास घर बैठे बैठे हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर की जो इंपॉर्टेंस है सारे सिस्टम के अंदर, पूरे ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं आपने उसको मेंटेन रखा है, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। तो हमें भी और इस बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस इस चर्चा में लौटेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप चर्चा के इस एपिसोड पर। आज हम हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर सुदीप और शैलेंद्र जी। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप अभी सुदीप जी बता रहे थे कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिवाइस की क्वालिटी की बात कर रहे थे कि जो डिवाइस है ये कितना अप्रूव्ड है, टेस्टेड है, उसका डेटा कितना एक्यूरेट है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ पर्टिकुलर कुछ रेगुलेशंस हैं जो स्टार्टअप्स भी अपने फॉलो करें और उनको कहाँ पे जाना होगा अपने डिवाइसेस लेकर, और जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो भी किस तरह से देख सकते हैं कि जो डिवाइस वो यूज़ कर रहे हैं वो कितना जेन्युइन है, कितना एक्यूरेट है, उसकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले चूंकि मैंने बोला कि ये स्टार्टअप्स के लिए शो है, तो स्टार्टअप्स जो फाउंडर्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि जब आप हेल्थ केयर में, हेल्थ टेक में या मेड टेक में कोई स्टार्टअप बनाते हैं
कंपेयर टू एनी अदर सेक्टर, एनी अदर सेक्टर। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, हाँ, और जो हेल्थ केयर जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इनको, और जो कंप्लायंस हैं, जो गवर्नमेंट के बनाए हुए कंप्लायंस हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग अपनी डिवाइस बना लेते हैं, फिर दे लुक बैक एंड फिर बोलते हैं अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये गवर्नमेंट से अप्रूवल हमने लिया कि नहीं लिया। ऐसे बहुत कुछ स्टार्टअप में जानता हूँ जो फेल हुए हैं इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ बना दिया सॉल्यूशन और उसको प्रॉपर अप्रूवल के लिए नहीं गए। जब मार्केट में गए तब पता चला अरे ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये अप्रूवल नहीं है। सो उनका बहुत टाइम वेस्ट हुआ। ऐसे उनका दे ब्रेक फॉर दैट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, कंप्लायंस के, रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स होते हैं। हमेशा एक कोई स्टार्टअप फाउंडर को ऐसे लोगों से सलाह, ऐसे लोगों को एज एडवाइज़र ज़रूर लेना चाहिए जब वो हेल्थ केयर और मेडटेक में स्टार्टअप कर रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, जब आप मेडटेक या हेल्थ टेक में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। पहले क्या था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में अप्रूवल होता था, मेडिकल डिवाइस का कोई डिवीजन नहीं था। लास्ट के 2-3 साल में, खासकर कोविड के आने के बाद, गवर्नमेंट ने सेपरेट मेडिकल डिवाइसेस के अप्रूवल का एक अलग से डिवीजन बना दिया, CDSO बना दिया। हाँ, और एक ड्रग कंट्रोलर पहले होता था जो सारा देखता था। अब मेडिकल डिवाइसेस का ड्रग कंट्रोलर अलग हो गया है और उसके अंदर में पूरा डिपार्टमेंट है। तो उसके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे CDSCO वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। जब आप कोई डिवाइस को मार्केट में लेके जाते हैं, पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर को देते हैं, या किसी प्रोक्योरमेंट में जाते हैं, हॉस्पिटल में बेचने जाते हैं, गवर्नमेंट के सेटअप में बेचने जाते हैं, तो CDSO, ISO 9000 ये सब सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हो गए हैं, सब लोग मांगते हैं। तो इसकी जो भी गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट्स है वो अगर शुरू से ध्यान में रख के चलेंगे नहीं तो बहुत approval आसान हो जाएगा। स्टार्टअप्स में मैंने देखा है फेल होते हुए। अच्छा, बहुत टाइम भी लग जाता है इन चीज़ों में। इन अगर चीज़ों कुछ में। भी क्वेरी ऑब्जेक्शन आपका आ गया तो बिल्कुल। उसको दूर करने का फिर वो शायद पूरा उसकी जो जर्नी है स्टार्टअप की बिल्कुल। वो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी। हाँ। तो दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आप कंप्लायंस रेगुलेटरी में काम में ज़रूरी है, तो आपका जो रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो भी एडवाइज़र है वो आपको ये भी एडवाइस करेगा, क्योंकि आप कोई भी डिवाइस लेके आ रहे हैं, कल को प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी बड़ा है। तो गवर्नमेंट को सेल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मॉड्यूल बनाया जेम, जो जेम मार्केट प्लेस है। जब बोलते उसका सर्टिफिकेशन भी लोगों को 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं, 1-1 साल लग जाते हैं जेम में अपने आप को रजिस्टर करने में, इतने रिक्वायरमेंट है। CDSO में आपका पूरा टेस्टिंग होता है, 1 साल बाद सब आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ों को आप शुरू से अगर आप कैलकुलेट करके, ऑर्गेनाइज करके, इसको विजुअलाइज करके अपने स्टार्टअप के सिस्टम का पार्ट बनाएं, तो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस बहुत गारंटीड है। अगर इसको आप जो है निगलेक्ट करें, साइडलाइन करके करेंगे, तो आपको कल जा करके परेशानियाँ होंगी। शैलेंद्र जी, आपने तो ये सब परेशानियां फेस की होंगी और टाइम कितना क्रिटिकल है ये आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया होगा। हम लोगों ने देखा है कोई भी स्टार्टअप जब अपनी जर्नी शुरू करता है तो सोच के चलते हैं कि 1 साल के बाद मेरा डिवाइस बन जाएगा, 14 महीने में मैं उसे मार्केट में ले आऊँगा, फिर मेरा रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ऐसी परेशानी आ जाती है, वो किसी ऐसे रेगुलेटरी अफेयर में फंस जाता है, किसी ऑब्जेक्शन में फंस जाता है और वहाँ पर पता लगा 6 महीने उसका प्रोडक्ट लॉन्च डिले हो गया, तो वो सस्टेनेंस का एक बहुत मेजर इशू आ जाता है। तो आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस इसमें रहा है और क्या आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो हमारे जो और स्टार्टअप्स इस डोमेन में काम कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प दे पाए? देखिए, अब इसमें हम लोगों ने ना, जो हम लोग का इनिशिएटिव है, जो हम लोगों ने डिवाइस बनाई, इसमें हम लोगों ने पूरी डिवाइस इनोवेट करने की कोशिश नहीं की है। एक डिवाइस पे 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो हमने बनाई है, जिसमें एक बोलते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, दूसरा होता है जिसमें हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं, तीसरा कैमरा होता है। इन 3 से ही वो लाइव कंसल्टेशन होता है। तो ये जो डिवाइस ली है हम लोगों ने, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड और स्टैंडर्डाइज है। तो उस प्रोसेस में हम लोग को जाना नहीं पड़ा, बिकॉज उसके सर्टिफिकेशन हम लोग के पास ऑलरेडी हैं। हम लोग की जो स्पेशलिटी है वो हम इसको टेलीकास्ट करते हैं, लाइव डाटा अवेलेबल करते हैं टू द डॉक्टर एंड। उसमें जो डिफरेंस होता है, उसमें डाटा चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कहीं पे किसी का SpO2 92 आ रहा है तो 92 आ रहा है। इट विल बी ए लैग ऑफ 1 और 2 सेकेंड। उसके लिए कोई अभी गाइडलाइंस नहीं है गवर्नमेंट की, बट बिकॉज हम लोग अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमको उस प्रोसेस में नहीं जाना पड़ा। वेयरएज हमको लगता है कि NABH इज नाउ वर्किंग ऑन टेली कंसल्टेशन स्टैंडर्ड एंड अप्रूवल। उनकी गाइडलाइंस मेरे ख्याल से वी आर एक्सपेक्टिंग काफ़ी जल्दी आने वाली है। एक बार जब वो गाइडलाइंस आ जाएंगी तो वी हैव टू गो इन दैट प्रोसेस एंड गेट आवरसेल्फ अप्रूव्ड देयर।
But as of now, it is not required because we are using the standardized and approved machines. तो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम सभी स्टार्टअप को बताते ही हैं कि डोंट रीइन्वेंट द व्हील, ऑलरेडी जो चीज़ बनी हुई है उसे इस्तेमाल करो। हर कोई अगर हर अपना डिवाइस नया बनाने लग जाएगा तो शायद वो डिवाइस बनाने में ही लग जाएंगे। It is better to focus on जो आप कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा फोकस करो। एप्लीकेशन बिल्ड करना है Yes. और कैसे उसको स्टैंडर्डाइज सिस्टम बनाना है, तो वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सर ने पहले भी बताया था कि हमारा ज़रूरी फोकस ये है कि अगर हम टेलीमेडिसिन ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं तो जो गांव में लोग रहते हैं जहाँ पर इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ तक उनको कैसे पहुँचाया जाए। अगर हम एक नया डिवाइस बनाने लग जाएंगे और उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसे लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि जिसके पास जो शहर में बैठा हुआ है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, बड़े हॉस्पिटल में जा सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, तो उसी को हमने घर पे वही सर्विस दे दी। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो पूरा गवर्नमेंट का भी फोकस है कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर भी पहुँचे, जैसे एजुकेशन के ऊपर काम हुआ है वही चीज़ हेल्थ केयर में भी पहुँचे, तो उसके लिए हमें सिस्टम को सिंपल तो बनाना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है आपने बनाया। तो कुछ सर जैसे आप एक इंश्योरेंस की भी बात कर रहे थे, तो या एक हमने कुछ टाइम पहले देखा था कोरोना के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों के स्पेशल परमिशन दिए गए, चाहे वो वेंटिलेटर्स बनाने के ऊपर था या टेलीमेडिसिन को भी कुछ स्पेशल अप्रूवल दिए गए। तो आने वाले टाइम में अब तो हम उस पेंडेमिक से बाहर आ चुके हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें चलने वाली हैं या इसमें कुछ नई पॉलिसीज आ सकती हैं, आपको कुछ ज़रूरत लगती है कि ये ऐसा होना चाहिए, इसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है? नहीं, जैसे अब कोरोना के टाइम में आप देखें तो जैसे इवन कोविड टेस्टिंग के लिए जो जो लेबोरेटरी डिवाइसेस और जो आरटीपीसीआर के सारे RT-PCR बने, टेस्टिंग बहुत सारे और ये बनकर सब आए। बहुत सारे फॉर्म में निकल के आए, हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने RT-PCR और ये सब मशीनें लगाई। अब उन्हीं मशीनों का रिपर्पस हो रहा है क्योंकि वो खाली पड़े हुए हैं, तो रिपर्पस करके दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो तो अच्छी बात है, कैपेसिटी बढ़ी, एक आया। बट इससे कोविड के दो पहलू हैं। कोविड की अगर आप बात देखें तो दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हाँ, इस सब चीज़ों की ज़रूरत फील हुई, और ओवरऑल अगर आप इवन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे PSC CSC इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप पूरे देश का देखें, तो कोविड के टाइम के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने कमज़ोर हैं। बेसिक लेवल पे लोगों को फर्स्ट एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। लोग जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तब तक देर हो जा रहा है, और हॉस्पिटल में भी इतनी लंबी वेटिंग लाइन लगी है। ऑक्सीजन इतनी कॉमन चीज थी, हम लोग देखते वही थे जगह जगह देखते ऑक्सीजन थे। सिलेंडर पड़े रहते थे हॉस्पिटल में। तो वो एक उसकी इम्पोर्टेंस हमें तब समझ में आई। कोविड एक्सेलरेशन का सबसे बड़ा पार्ट है कि हमने पूरे देश ने, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और स्ट्रॉन्ग करने, जैसे RT-PCR मशीन, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सिंपल चीज़ है, US में हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक में मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 15-20% हॉस्पिटल में भी नहीं था, तो वो एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ। प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा जो चीज़ें नेगेटिव हुई वो ओवर कॉन्शियसनेस रिलेटेड रिस्पेक्ट टू योर हेल्थ केयर। जैसे आपने बोला, सब लोग SpO2 लेके 24 घंटा मेजर कर रहे हैं, ओवर ब्लड प्रेशर 24 घंटा मेजर, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, सांस में प्रॉब्लम हुई तो लोग घबराने लगे, अरे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो कॉन्शियसनेस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं है। तो ये कोविड ने हमें सिखाया। बट हाँ, एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत स्ट्रेंथन हुआ। और फिर आगे जो काम हो रहा है, अगर आप पैंडेमिक को लेके देखें तो काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम शुरू कर दिया है कोविड जैसे पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पे, कि कल को, क्योंकि इसका साइकिल होता है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितने ईयर्स का होता है, बट 15-20 ईयर्स का साइकिल होता है कि कोई ना कोई एपिडेमिक, कोई पैंडेमिक किसी फॉर्म में, नए फॉर्म में आएगी। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स को रियलाइज़ हो रहा है कि हम ऐसा सिस्टम बनाएं, इवन अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी रियलाइज़ हो रहा है कि आने वाले कल के कोई पैंडेमिक का प्रिपेयर्डनेस हम एडवांस में बेटर करके रखें। और उसके लिए पैंडेमिक जब शुरू होता है तो कैसे इनिशियल स्टेजेस में उसको कैच किया जाए, उस पर बहुत काफ़ी काम हो रहा है। जरूर, क्योंकि कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल्स अगर हम अचानक से बनाते हैं, किसी इमरजेंसी केस में बनाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गैप्स रह ही जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इससे फिर बिल्कुल अवॉइड हो पाएंगी अगर हम पहले से तैयार रहेंगे कि अगर ऐसे केस होता है, ये इमरजेंसी आती है, तो हमारे पास ये प्रोसीजर्स पड़े हुए हैं, इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। तो मैं अभी इस चर्चा को थोड़ा सा एक ब्रेक देंगे और वापस अपने डिस्कशन के ऊपर आएंगे इसके आखिरी दौर में। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का सुनो शारदा FM का। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स आज हैं डॉक्टर स्वदीप और मिस्टर शैलेंद्र जी। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वदीप जी, टेक्नोलॉजी का, जैसे इंफॉर्मेशन का आपने बताया कि आप इंफॉर्मेशन का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट रोल है,
तो जब हम किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर सेक्टर में लेकर आते हैं तो क्या उसमें मेजर चैलेंजेस आपको लगता है उसमें शुरुआती दौर में आएंगे, या कुछ आपने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस की हो, हॉस्पिटल के साथ आपने कनेक्ट किया, उनसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में मेजर प्रॉब्लम्स जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं उनको क्या फेस करनी पड़ती हैं? सो देखिए, जो टेक्नोलॉजी का जेनेसिस है वो हमेशा ये रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस टेक्नोलॉजी के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बनाई गई है जो उसको सॉल्व कर रही है, तो उसका अपना एक स्पेस होता है। जैसे इस केस में डॉक्टर एट होम के केस में शैलेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि देयर इज अ गैप है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में, जहाँ फिजिकल कंसल्टेशन जो है घर पे नहीं पॉसिबल है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो सारे डॉक्टर्स बाहर जाके अगर फिजिकल कंसल्टेशन करने लगे, बट पेशेंट्स के केस में टेलीमेडिसिन तो एक इवॉल्व कॉन्सेप्ट है, बट पेशेंट के केस में फिजिकल कंसल्टेशन का भी नीड होता है, पर्टिकुलरली क्रोनिक क्रिटिकल पेशेंट्स में जो है जो इस तरह का नीड होता है। तो एक टेक्नोलॉजी बना के सॉल्व कर रहे हैं। मैंने भी हम लोग भी एक यूएस की से डेवलप टेक्नोलॉजी थी हेल्थ एटीएम, उसको इंडिया में ले आके उसको इंडियनाइज किया हमने इंडिया हेल्थ लिंक के नाम से। हेल्थ एटीएम अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है इंडिया में। तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्राइमरी केयर होता है देश में, तो जैसे वो पीएससी सीएससीज में होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, तो वो सबको वहाँ पे एक्सेस जो है वो पुअर होता है कि जैसे पीएससीज हर जगह नहीं अवेलेबल हैं, सीएससीज हर जगह नहीं अवेलेबल हैं, अर्बन सेटअप में भी और रूरल सेटअप में भी। तो अगर अवेलेबल भी हैं पीएससी सीएससीज, तो वहाँ पे सारी जो डिवाइसेस हैं अलग अलग हैं, हर चीज़ के लिए नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो हमने उसको एक मशीन बनाया जिसको हम एनी टाइम टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, एटीएम में। तो वो मशीन क्या करती है कि वो क्विकली जो है आप उस पर बैठे 5 मिनट के अंदर थ्रू सेंसर उसके अंदर ब्लड प्रेशर, ईसीजी 6 लीड से लेकर के SpO2, टेम्परेचर, बॉडी मास कॉम्पोजिशन करके करीब 20 to 25 वाइटल्स जो है विद इन 5 मिनट्स आप उस पर बैठ के आपकी डायग्नोज हो जाती है। तो एक इमीडिएटली क्विक डायग्नोसिस है जो प्राइमरी केयर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में उसका बहुत रोल है। प्लस उसको लिंक कर दिया हमने डाटा सेंटर से, और सारा डाटा आपका हेल्थ रिकॉर्ड बन जाता है। तो हमने अभी उसको इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का EVDM प्रोग्राम है जो हेल्थ रिकॉर्ड का, वो यूनिक यूनिवर्सल हेल्थ आईडी का, उससे भी हमें कनेक्शन हो गया। तो एक पेशेंट आया, उसने एक मरीज़ आया, या मरीज़ भी नहीं है, वो एक हेल्दी पर्सन है, उसको चाहिए कि मेरा आज बीपी क्या है, मेरा आज, तो उसके लिए उसको हर बार जो एक डॉक्टर के सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा। वो एक पास में फार्मेसी वहाँ पे लगी है मशीन, पास में कोई डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ लगी हुई है, वो कम्युनिटी है एक RWA का है वहाँ पे लगी हुई है। मोबाइल वैन में हमने लगा दिया, मोबाइल पे हर जगह घूम रही है, जैसे दिल्ली में हम चलाते हैं इसको पूरा। तो कहीं पे मॉल में लगी हुई है, एक शॉपिंग मॉल है, आप उसमें गए तो वहाँ जा करके आप, जनरली लोग हेजिटेट करते हैं कि बीपी और ये सब चीज़ों के बारे में बार बार डॉक्टर के पास क्यों जाए, क्लिनिक में क्यों जाए। तो उन सब जगह आप क्विक चेक करके आप प्राइमरी जो एक वाइटल है अपना चेक करके, तो वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि भाई एक गैप है, हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करें। अब उसमें चैलेंज क्या होता है, जो ये तो हो गया अच्छी बात की देखने में थियोरेटिकली बहुत अच्छी लग रही है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, हमने टेक्नोलॉजी लाया, तो ऐसा होता तो फिर सारी चीज़ें जो है घर बैठे सब इलाज हो जाएंगे अभी। तो ऐसा तो प्रॉब्लम होता है टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में। जो प्रॉब्लम होता है तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, कि जब आप कोई भी हेल्थ केयर का सर्विस, और खासकर अपने देश में अभी ये सारी सर्विसेज जो है हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं कवर्ड है। तो हाँ, तो अब ये सारी चीज़ें नहीं कवर्ड है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हो जाता है। तो आउट ऑफ पॉकेट के बारे में जो है अभी हमारे देश में जो जितना जागरूकता है, लोगों की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लोग हेजिटेट करते हैं जब तक कोई बहुत मजबूरी ना आ जाए। तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में आप प्राइसिंग क्या रख रहे हैं। तो अगर आप, जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर हम उसको हर मरीज से 1000 रुपया चार्ज करें तो वो प्रिवेंटिव है, लोग नहीं लगाएंगे 1000 रुपया। हाँ, वो कहेंगे इससे बढ़िया घर पे आ जाएगा टेस्ट करने, ब्लड टेस्ट ले लेगा। बट हम 100 रुपया 50 रुपये में कर दें तो वो उसका एडॉप्शन उसका बढ़ेगा। तो ये कॉस्ट एक बहुत बड़ा है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही रोबस्ट मॉडल है, डायनेमिक मॉडल है, तो इसका हमेशा रेगुलर इस पर एक R&D होकर के अपग्रेडेशन और
इसका रेगुलर होता रहना चाहिए कि एक आप एक फॉर्म में लेके आए, एक सॉल्यूशन लेके आए, चाहे वो ऐप के फॉर्म में लेके आए या आप डिवाइस के फॉर्म में लेके आए या ये एनी टाइम टेस्टिंग मशीन के फॉर्म में लेके आए, तो समय के साथ इस पर R&D होता है ना, इसमें और क्या चाहिए। जैसे हमने देखा हमारे केस में कि लोग आ करके बैठ के कर लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें अब सेंसर बेस्ड होते जा रही है कि वॉच में होते जा रही है। तो वॉच में भी अब जैसे मैं ये वॉच लगाया हूँ, तो दिस कैन ऑल्सो डू ECG, दिस कैन ऑल्सो डू BP। तो लोग कहते हैं उसमें क्या वैल्यू है, बट ऑब्वियसली इसका कॉस्ट बहुत हाई है। 90% इंडियंस इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारा जो मॉडल है वो गांव-गांव में जा रहा है, रिमोट एरियाज में जा रहा है, तो वहाँ एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके रेगुलर R&D, अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसकी डाटा एनालिटिक्स का एक रेगुलर मॉड्यूल होना चाहिए। उस मॉड्यूल से बहुत सारे आउटकम निकल के आते हैं, जिसको आप अपनी कंपनी को और अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में और फर्दर अपने बिजनेस मॉडल को बेटर बनाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही मेरे पॉइंट्स होंगे। जरूर, ये तो खैर चैलेंज बहुत अच्छा आपने बताया कि कोई भी एक सालों से हम एक चीज़ को करते आ रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास जाना है, बैठना है, वो हमें देखेगा और फिर बताएगा ये करना है। अब उसके अंदर कुछ भी चेंज लेकर आना, तो उसको एक्सेप्ट करना, फिर पता नहीं ठीक है नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़रूर आती होंगी। शैलेंद्र जी, आप भी जैसे आप तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपने डिवाइस बनाया है, तो बहुत सारे पेशेंट्स और डॉक्टर दोनों ही तरफ आप बात करते होंगे, तो क्या लगता है लोग इसको मानते हैं नहीं मानते हैं, कितना एक्यूरेट है, हर किसी के मन में डाउट रहता होगा, तो कैसे इस चीज़ को एक हम कन्विंस कर सकते हैं, किसी को कैसे एक्यूरेसी अश्योर कर सकते हैं? सो जब हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी बनाई तो हम लोग के मतलब ये जो डायग्नोस्टिक का एरिया है, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमारा डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर को ये नहीं समझ में आएगा कि ये उसकी वैल्यू ऐड कर रहा है या कंसल्टेंसी में क्वालिटी ऐड कर रहा है या उसको किसी तरह से हेल्प कर रहा है जिससे कि वो बेटर डायग्नोसिस कर पाए, तब तक वो डॉक्टर उस चीज़ पे जाएगा नहीं। अगर डॉक्टर जाएगा नहीं तो एक्चुअली पेशेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने जब ये अपना इनिशिएटिव यूज़ किया तो करीब 3 महीने तक हम लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अराउंड 125 डॉक्टरों के सबको ड्राई डेमो दिया एंड मोस्ट ऑफ देम हैव सेड कि इट इज़ अ वंडरफुल डिवाइस। एटलीस्ट हमारे पास कोई तो डाटा है पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए, और मैनी ऑफ देम लाइक हैव स्टार्टेड इन्वॉल्विंग विद अस एंड उनमें से 75 डॉक्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी इम्पैनल भी कर लिए। और ब्यूटी ऑफ इट लाइक कि आज की डेट में पहले हम लोग को लग रहा था कि ये फिजिशियंस के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, ऑर्थो हैं, साइकोइट्रिस्ट डॉक्टर हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इस तरह के डॉक्टरों को जब ये सुविधा मिलने लगी, जब उनको डाटा मिलने लगा, बिकॉज आज की डेट में जो डॉक्टरों की जो एजुकेशन है उसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट इज़ द रीज़न जब उनको कहीं पे कुछ लगता है तो वो रिपोर्ट्स या टेस्टिंग कराने की बात करते हैं, बिकॉज जब उनको डाटा मिलता है तो वो सही डायग्नोसिस कर पाते हैं। हम लोगों ने जो अपनी मशीन से इनको इनेबल किया, नाउ ही गेट्स द लाइव डाटा। तो फॉर एग्जांपल अगर SpO2 देखना है, और एक आध केस ऐसे हुए जहाँ पे हम लोग जब पेशेंट से कंसल्ट करा रहे थे तो डॉक्टर ने देखा कि SpO2 इज गोइंग बिलो 80 एंड इमीडिएटली ही हैज आस्क्ड द पेशेंट टू गेट एडमिटेड एंड एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड सेविंग लाइव्स आल्सो। बट अगर वो लाइव डाटा अवेलेबल नहीं होता या वो डॉक्टर वहाँ पे उस तरह की डिवाइस से जुड़ा नहीं होता जिसमें लाइव डाटा आ रहा था, तो इट मे समथिंग रॉन्ग मे हैव हैपेंड विद द पेशेंट आल्सो। सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा। मोरओवर जो चैलेंजेस हैं पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, बट जो हमारा मेन स्टेक होल्डर है अगर उनको समझ में आता है तो डेफिनेटली दे हेल्प अस टू कम्युनिकेट टू द पीपल एंड वहाँ से जो हमको पुश मिल रहा है, डॉक्टरों से जो सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस। एंड मोरओवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शुरू में जो पेशेंट जो होता है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड अभी तक उनको फिजिकली जा करके दिखाने की आदत थी। और जब इस पे वो आते हैं तो पहली बार उनको जब वो पहली बार ट्राई करते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट होते हैं। एंड हमारे केस में ऐसा हुआ है कि 3 मंथ्स के पीरियड में वी हैव मोर देन 35% ऑफ द रिपीटेड कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो अगर मैं सीधा सीधा पूछूं कि आपको ज्यादा परेशानी डॉक्टर की तरफ से आती है, पेशेंट की तरफ से आती है? नहीं, परेशानी हम लोग को टेक्नोलॉजी दोनों को की तरफ लेकर से नहीं आती है, बिकॉज अच्छा। हम इन्हीं दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हाँ। इधर हमको डॉक्टर के पास से आती है, नॉर हमको पेशेंट के पास से आती है। बट हमको बिकॉज हमारा इनिशिएटिव नया है तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में एक प्रॉब्लम क्योंकि इस तरह के बहुत सारे हमने अभी खासकर कोरोना के टाइम पर भी देखा, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे SpO2 आते हैं वो लेकर घर पे रख लिए और बार बार अपना चेक करते जा रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा फनी वीडियोस भी निकल कर आए कि किसी ने एक SpO मीटर के अंदर बिस्किट डाल दिया तो उसका भी ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता लग रहा था कि डिवाइसेस बन के जो मार्केट में आ रहे हैं या तो उनकी पूरी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई,
बहुत कम में 15-20 दिन के अंदर लोग उन्होंने डिवाइस बनाकर मार्केट में ले आए, या बाहर से कहीं से मंगवाए तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई। तो ये डाउट बहुत लोगों के मन में रहता होगा कि मैं जब डिवाइस से कोई अपना डेटा ले रहा हूँ तो वो डिवाइस मुझे सही डेटा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अमित जी। आई थिंक इसके लिए हम लोग को सही काइंड ऑफ अच्छी तरह की जो डिवाइसेस जो रेपुटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड डिवाइसेस हैं, अप्रूव्ड डिवाइसेस हैं, उनको ही यूज़ करना चाहिए। और इसमें एक चीज़ होती है जिसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। आई थिंक कैलिब्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी डिवाइस होती है, किसी चीज़ों के माल फंक्शन से उसके नंबर्स उसकी रीडिंग खराब हो सकती है। सो वी हैव ए डिसिप्लिन कि हम एवरी डे उसको चेक करते हैं और एवरी 15 डेज में उसको कैलिब्रेट करते हैं, जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर पाए। तो आपके डिवाइसेस आपके पास है तो वो ऑब्वियसली कंट्रोल में रहते होंगे, लेकिन घर पे पड़ा हुआ है, बैटरी कम है, ज़्यादा है, तो नहीं उसका कोई ध्यान रहा है। It is a challenge, sir. It is a challenge, and I think awareness will help us here for the patient to हेल्थ understand टेक it. मेड टेक में आपने जो ये पॉइंट उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस कर रहे हैं। जैसे CDSCO अप्रूवल, कोई भी डिवाइस इंडिया में अगर आती है तो प्रॉपर टेस्टिंग करके एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। ISO 9000 इस तरह के अप्रूवल्स, तो इस तरह के टेस्टिंग मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं सो दैट एक्यूरेसी पे बहुत सारा ध्यान जा सके, क्योंकि डिवाइस की एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो डिवाइस कोई गलत डाटा डॉक्टर को दे दे तो डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर देगा, तो इट्स सो क्रिटिकल एंड इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं फिर से टेस्ट कर लेते हैं तो डॉक्टर का एक गलत कम्युनिकेशन, गलत हैंडलिंग पेशेंट की जान डेटा की एक्यूरेसी बहुत डाटा इंपॉर्टेंट की है। एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसलिए टेस्टेड डिवाइस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा शैलेंद्र जी ने बोला, कैलिब्रेशन, रेगुलर कैलिब्रेशन होता रहे उस डिवाइस का। इवन ब्लड प्रेशर मशीन, वो स्टडी आ चुकी है कि जो घर पे लोग ब्लड प्रेशर मशीन यूज़ करते हैं वो मोर देन 50% टाइम, 60% टाइम सही एक्यूरेट डाटा वो ब्लड प्रेशर नहीं देता। खुद ही लोग परेशान रहते हैं, 3 बार कैलकुलेट करते हैं, तीनों बार अलग अलग रीडिंग आती है। तो इसलिए सही कंपनी, सही जांच, सही तरह के कैलिब्रेशन वाली या रिप्यूटेड अच्छे डिवाइसेस को जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ मिल रहे हैं उन्हीं को लेना चाहिए, और प्रॉपर उसका रेगुलर कैलिब्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, दोनों ही तरफ से पेशेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शायद हमारे जो भी स्टार्टअप्स हैं जो डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं उन्हें भी ज़रूर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम कोई भी डिवाइस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्या अप्रूवल्स, क्या लाइसेंसेस लेने होंगे, इस चीज़ को शुरू से ध्यान में रख के चलें तो शायद आगे आने वाली परेशानी को बहुत कम कर पाएंगे। इसमें एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपका स्टार्टअप के लिए शो है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखा है हेल्थ में खासकर, वो आ जाते हैं अगर अपनी आइडिया को लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, जो आपका एक छोटा एरिया लेकर के आप उसको अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लेकर के और आप उसको कॉन्सेप्ट का प्रूफ ले रहे हैं। बट बहुत सारे लोग स्टार्टअप फील्ड में ये भूल जाते हैं कि रेगुलेटरी कंप्लायंस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। जरूर सर, हम इस विषय के ऊपर भी आएंगे। हमारे सुनो शारदा की श्रोताओं के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है सुनो शारदा के स्टार्टअप चर्चा के इस एपिसोड में। हेल्थ केयर सेक्टर पे आज हम बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर सुदीप और शैलेंद्र जी के साथ। तो हम अभी अपने इस चर्चा को आखिरी दौर में लेकर जाएंगे। सुदीप जी, कुछ फाइनल, कुछ सजेशंस, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस जो आप स्टार्टअप्स को देना चाहें जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि किस तरह से वो आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पेंडेमिक तो चला गया, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स वो खत्म हो गई, आगे कैसे इसका ट्रेंड रहने वाला है, टेलीमेडिसिन कितना आगे जाने वाला है, या और इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी के अंदर इंफॉर्मेशन का क्या रोल रहने वाला है, कुछ उसके बारे में आप एडवाइस दें। सो स्टार्टअप फाउंडर्स, खासकर जो हेल्थ केयर के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनको मेरा कुछ पॉइंट्स में मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले कि बहुत सारी मी टू चीज़ें हैं उसके पीछे मत भागे। जैसे कि अगर टेलीमेडिसिन चल गया तो सब लोग टेलीमेडिसिन की तरफ ना भागे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर पेशेंट का जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर का चैलेंज है, वो डॉक्टर पेशेंट के कम्युनिकेशन रिलेशनशिप का चैलेंज है। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर पेशेंट्स के लिए करना चाहते हैं और पेशेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर से, जिनका सॉल्यूशन कोई स्टार्टअप निकाल सकता है। उस पर ज़्यादा अध्ययन करें, वो सॉल्यूशन निकालें। जैसे शैलेंद्र जी ने निकाला एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन पे फोकस करें। कोई भी स्टार्टअप का आइडिया लेके आए, वो कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और छोटा से स्टार्ट करें, छोटा सोचे। दूसरी बात है, कोई फाउंडर जो है ना, जब वो स्टार्टअप बनाता है तो आपने आइडिया बना लिया, आपने सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये केपेबल हूँ,
तो हर डोमेन के लोगों को साथ में लेके चलें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको ऑन बोर्ड लेना, फुल टाइम लेना, अच्छी बात है, नहीं तो एज एन एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट ले। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने हेल्थ केयर में बताया, कि रेगुलेटरी कंप्लायंस डोमेन, ऐसा कोई ना कोई आपका एडवाइज़र या कोई पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजी डोमेन, कि आपके पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी उसको कैसे सॉल्व करेगी, क्योंकि स्केलेबिलिटी स्टार्टअप में हमेशा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से होता है, उस डोमेन। तीसरा जो बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल डोमेन, क्योंकि कोई टेक्निकल बंदा है, कोई इंजीनियर आईटी से भी किया है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को तो बहुत अच्छा जानता है, स्टार्टअप लेके आ जाता है, बट वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नहीं समझता है। तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग, कब वो फंडिंग के लिए जाए, कैसे स्केल अप करे, सेकेंड लेवल ऑफ फंडिंग, थर्ड लेवल ऑफ फंडिंग कैसे ले, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख करके, और हमेशा छोटा स्टार्ट करें। जैसे आपका शैलेंद्र जी का स्टार्टअप है, एक एरिया में, एक छोटे एरिया में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, तो दैट वो उस तरह की सोच रखें कि मैं इसको 1,100 पेशेंट्स के ऊपर, 200 पेशेंट्स के ऊपर, 500 पेशेंट्स के ऊपर एक प्रूफ करके फिर मैं इसको बड़ा करके स्केल अप रियल टाइम वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हर जगह बोलता हूँ, कि कोई भी स्टार्टअप फाउंडर के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस, जो साईं बाबा का सेइंग है, श्रद्धा सबरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी में जो है आपका स्टार्टअप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको मेंटली तैयार होकर चलना है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हमें इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना करके, लोगों को, स्टेक होल्डर सबको सेंसिटाइज करके, और इसका एक्सेप्टेंस, एडॉप्शन बढ़ा करके, रेवेन्यू लेवल पे ला करके, फिर हमें इसको सक्सेसफुल। बहुत लोग आते हैं 1 साल में मैं आऊँगा, फंड रेज कर लूँगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दुनिया बदल दूंगा सपना, तो सभी स्टार्टअप का होता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा। तो पेशेंस और परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा सबरी इज माय मैसेज टू ऑल द फाउंडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज कही कि आपको हर डोमेन का एक्सपर्ट चाहिए। अब हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 10 डॉक्टर ले लिए तो मेरा काम हो गया, मेरी टीम बन गई। आपको सेल्स भी देखना है, आपको फाइनेंस भी देखना है, सारी चीजें टेक्नोलॉजी के साथ तो देखना ही है। तो ये टीम बिल्डिंग जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट सेट ऑफ टीम बिल्डिंग एंड राइट सेट ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस। शैलेंद्र जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बेस पे कुछ बताएं कि क्या स्टार्टअप्स करें और कैसे ये टीम बिल्डिंग करें। सर मेरे हिसाब से देखिए, टीम बिल्डिंग तो मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, और अगर आप अगर आप अपने को ही नहीं समझा पा रहे हो कि आप जिस रीज़न के लिए काम कर रहे हो वो सही रीज़न है, तो एक्चुअली आप कभी टीम भी नहीं बिल्ड कर पाओगे और आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो पहले तो मतलब नॉट फॉर डूइंग बिजनेस, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम क्या है और आपको उसमें लगना पड़ेगा, जी जान से लगना पड़ेगा। और जब आप उसको करोगे तो आपके पास अपने आप अराउंड द टीम बिल्ड होने लगेगी। जो आपने इसके पहले पूछा था, टेली कंसल्टेशन या इस तरह की चीज़ों की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, और उसका कोई रास्ता भी नहीं है, बिकॉज इंडिया में डेवलप कंट्री के कंपेरिजन में या किसी और कंट्री के कंपेरिजन में डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। और ये जो इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, ये बेसिकली डॉक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं ओवरऑल ऑपरेशन की। वो कस्टमर के लिए भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है उनके लिए भी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। और मोर ओवर जो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव आगे लिया है, इसमें जो आपने एक चीज़ बताई कि एक रिलेशन और बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोगों ने हम लोग जानते हैं कि एक समय में हम लोग के फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, बट आजकल की लाइफ में फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट, मैं जैसे पहले द्वारका में रहता था तो मेरे डॉक्टर अलग थे, जब मैं नोएडा शिफ्ट किया तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द लोकल डॉक्टर। बट इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे यू कैन कंटिन्यू विद द सेम डॉक्टर वेरस आप उनके आसपास नहीं रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है विच मे ब्रिंग बैक टू द फैमिली डॉक्टर। एंड फैमिली डॉक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स मोर देन द प्रॉब्लम एज ए इंडिविजुअल। एक मेडिकल हिस्ट्री पूरी उनको पूरी पता हिस्ट्री है, मालूम होती है, तो वो एक उस तरह की चीज़ हम लोग लेके आ सकते हैं, और विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फ्यूचर। तो मुझे लगता है बहुत सारी हमारी जो रूटीन कंसल्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए कोई भी नई जगह में जाते हैं और वहाँ पर फिर डॉक्टर ढूंढते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स शायद इससे बहुत तक सॉल्व हो पाएंगी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोले तो मैं एक लास्ट लाइन से एंड करना चाहूँगा कि इंटरनेशनल बड़े बड़े मोटिवेशनल और एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि वाई, व्हाट एंड हाउ, कि इफ़ यू गेट एन आंसर वाई का, आपको पहले तो आप वाई अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि वाई यू आर डूइंग दिस, देन यू गेट एन आंसर कि व्हाट यू हैव टू डू, and when you decide ki what you have to do, then you come with a solution ki how it has to be done.
तो वाई इज द फर्स्ट थिंग वेयर यू स्टार्ट। तो वाई का आपको अगर मिल गया कि मैं ये स्टार्टअप इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर चीज़ें सही तरीके से फॉल। बट आपको वाई का आंसर नहीं है, आप व्हाट में चले गए और हाउ में चले गए, तो फिर आपको कल को ये स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे, और बहुत अच्छी ये जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे बाकी दर्शकों के साथ आज शेयर की है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारे स्टार्टअप्स इस डोमेन में काम कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल डोमेन में, अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजी में अपने कुछ स्टार्टअप से अपना कुछ नया इनोवेशन करने के सोच रहे हैं, उन्हें ज़रूर इससे कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। और हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करेंगे। शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा सुनो शारदा और शारदा लॉन्चपैड की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी ही अपना नया एपिसोड स्टार्टअप चर्चा का एक नए विषय के ऊपर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।